कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हेडिंग करो रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। जैसे मान लो ये नॉर्मल है, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन डेंसर से जब रेयर में जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे चली जाती है। ये आर हो गया 90 डिग्री, ये सी हो जाता है, ये आई इजिकल टू सी, ये डेंसर और ये रेयर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए N1 और इसका मान लीजिए N2 है। तो हम लोग पढ़े हैं कि सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिससे संबंधित अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब संबंध निकालना है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। तो अब मान लीजिए स्नेल नियम से फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आई इजिकल टू ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आर। तो N2 साइन आई, आई के स्थान पर यहाँ सी है, सी इजिकल टू N1 साइन आर के स्थान पर 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री। तो N2 साइन सी इजिकल टू N1 साइन 90 का मान 1। तो N2 अपान N1 इजिकल टू 1 अपान साइन सी। इसको हम कहते हैं 1N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of second medium with respect to first medium। 1N2 is equal to N2 upon N1 is equal to 1 upon sin C। इसी को हम N भी लिखते हैं, N is equal to 1 upon sin C या sin C is equal to 1 upon L। यही रिलेशन होता है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। हेडिंग क्या है? रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फिगर आप देख रहे हैं, स्नेल लॉ, स्नेल का नियम। N2 साइन आई इजिकल टू N1 साइन आर, N2 साइन आई, आई के स्थान पर C, क्योंकि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इजिकल टू ये क्रिटिकल एंगल इसको कहते हैं क्रांतिक कोण C, इस कंडीशन में आई इजिकल टू सी होता है। मान रखिए साइन सी इजिकल टू 1 अपॉन एन। कहीं कोई प्रॉब्लम? इसको देख लीजिए, तो फिर आगे हम पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? अब आप हेडिंग कर दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप देखो ये किरण ऐसे जा रही है, इसी मीडियम में ऐसे आई है, ये डेंसर है, ये रेयर मीडियम, ये नॉर्मल है। तो जब आपतन कोण क्रांति कोण से I is greater than C, जब आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है, when angle of incident is greater than critical angle, then light ray are not refracted but returns in same medium. This phenomena is called total internal reflection. जब आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है तो प्रकाश किरण अपवर्तित नहीं होती है बल्कि उसी माध्यम में लौट आती है, और इस घटना को ही हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है तो प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। When angle of incident is greater than critical angle, then light ray are not refracted but returns in same medium. This phenomena is called total internal reflection. अब कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त, दो शर्त है, आप रीडिंग कर दो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त या कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त। दो शर्त है, पहली शर्त है कि लाइट रे हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। और दूसरा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रांति कोण, आपतन कोण का मान सदैव क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण सदैव
क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। गुणांतरिक परावर्तन के लिए दो शर्त है कि प्रकाश की किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए और आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको देख लीजिए। प्रॉब्लम हो तो फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आप हेडिंग करो लैटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। जैसे मान लो एक ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है। ये मान लो यहाँ नॉर्मल है, ये रेयर मीडियम है, एयर है, और ये डेंसर है। ग्लास है तो ये डेंसर है। एक ये लाइट रे ऐसे आ रही है, तो जब रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर झुकती है। इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये ऐसे झुक जाती है, इस सरफेस पे आती है। फिर यहाँ नॉर्मल ऐसे खींच दिया गया है। अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ये ऐसे ना जा करके ऐसे जाती है, ऐसे निकलती है। अब ये जो इंसिडेंट रे है इसको हम ऐसे बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड। तो यही क्या कहलाता है, यही लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यही लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये मान लीजिए नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, और ये इमर्जेंट रे है, निर्गत किरण, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। ऐसे देखो, एक ये रेक्टेंगुलर हम ग्लास स्लैब लिए हैं, तो ये रेयर है, ये डेंसर है, ये लाइट रे आ रही है, या नॉर्मल ऐसे खींचा गया है। तो जब रेयर से डेंसर में जाती है तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन वो नॉर्मल की ओर बेंड करती है, नॉर्मल की ओर झुकती है, नॉर्मल की ओर झुक गई। ये यहाँ आ गई, यहाँ नॉर्मल खींचा गया है, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है जब डेंसर से रेयर में लाइट ले जाती है, ऐसे निकल जाती है। इस इंसिडेंट रे को हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। या when light passes through glass slab, emergent ray is parallel incident ray produced forward but parallelly shifted forward is called lateral displacement। तो इसको हम lateral displacement कहते हैं।
तो इसकी डिफिनीशन यहाँ हम लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, द डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे produced forward is called lateral displacement. लैटरल डिस्प्लेसमेंट पार्श्विक विस्थापन। इसमें हम एक ये आयताकार ग्लास स्लैब लिए हैं, इसमें ये लाइट रे आ रही है या नॉर्मल खींचा गया है। हम जानते हैं कि रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर झुकती है, फिर इस सरफेस पर आती है, यहाँ भी नॉर्मल खींचा गया है। अब यहाँ से लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर हटती है। जब ये इंसिडेंट रे को हम आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये दोनों रे पैरेलल है, तो इनके बीच जो ये डिस्टेंस होता है इसी को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट या पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसी बात को हमने कहा कि व्हेन लाइट passes through glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray produced forward but laterally shifted या parallelly shifted is called lateral displacement, या the distance between emergent ray and incident ray produced forward is called lateral displacement। देख लीजिए lateral displacement। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। तो यहाँ हम हेडिंग करते हैं रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई। वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई, वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई। लास्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। देखो जैसे मान लो ये पानी की एक टंकी है, ये पानी की एक टंकी है, इसमें ये मान लो इसका ये सरफेस है, यहाँ एक सिक्का है। जब इसको हम ऊपर से ऐसे देखते हैं तो ये कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। एक रे ऐसे मान लो हम ले ली, इससे निकल गई, दूसरी रे ऐसे हम लेते हैं, या मान लो नॉर्मल हम ऐसे खींचे, ये रे ऐसे जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ये वाटर है और ये एयर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N2 और इसका N1। तो जब डेंसर से रेयर में जाते तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे ही चली जाती है। अब एक रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, ये कहीं नहीं मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? ऐसे जाएंगी तो नहीं मिलेगी, तो इसको हम पीछे मिलाते हैं, इसको ऐसे करके पीछे ऐसे। अब यहाँ ये सिक्का दिखाई देता है, ये मान लो डिस्टेंस x मान ले रहा है, ये हमने मान लिया d डैश अपरेंट डेप्थ, और ये मान लीजिए रियल डेप्थ है d।
आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो जितना है उतना ये भी आई होगा। ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये भी आर हो जाएगा। इसको आप मिटा दे सकते हैं। यहाँ ये दिखाए किरण को, रे को ऐसे जानी चाहिए, लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। ये आर है, ये भी आर होगा। देखिए फिर से फिगर, एक ये मान लो पानी की टंकी है, इसमें एक ये सिक्का है, हम ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, तो जब ऊपर से देखते हैं तो सिक्का कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। कितना उठा हुआ दिखाई दे रहा है उसको हम अपरेंट डेप्थ कहते हैं, और ये रियल डेप्थ है। अब ऐसे जब हम देखते हैं पानी की टंकी में, तो दोनों किरणें पास होती हैं, दोनों किरणें पास होती है। पास होने का मतलब कि आई और आर बहुत छोटे कोण है, आई और आर बहुत छोटे कोण है, क्योंकि कोण आई तथा कोण आर बहुत छोटे कोण है, छोटे कोण है। आप पढ़े हो, इसलिए साइन आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू टेन आई हो जाता है, और साइन आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू टेन आर हो जाता है। तो स्नेल का नियम यहाँ अगर हम लगाते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम क्या है, n2 साइन आई इज इक्वल टू n1 साइन आर। अब ये मान रख दो, आई के स्थान पर tan आई लिख दो, n2 tan आई इज इक्वल टू n1 tan आर, n2 tan आई ये लंबडाल है x अपॉन d इज इक्वल टू n1 tan r, x अपॉन d डैश, इससे ये कैंसिल, n2 अपॉन d इज इक्वल टू n1 अपॉन d डैश, इसको हम लिखते हैं n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू d अपॉन d डैश, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू d अपॉन d डैश इज इक्वल टू इसको आर डी रियल डेप्थ और d डैश अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, ये फार्मूला होता है। ये वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध होता है। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो एक बार और देख लीजिए, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ में यहाँ ये पानी की टंकी है, इसमें एक सिक्का है, जब हम ऊपर से देखते हैं तो सिक्का कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। तो सरफेस से और सिक्के की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रियल डेप्थ कहते हैं, वास्तविक गहराई कहते हैं, और सरफेस से जितना उठा होता है उसको हम आभासी गहराई कहते हैं। तो इसमें संबंध होता है n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू d अपॉन d डैश इज इक्वल टू आर डी अपॉन ए डी, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। लेकिन यहाँ दो चीज ध्यान में रखना है, हमेशा d एंड d डैश मेजर्ड फ्रॉम सरफेस, सरफेस से मेजर्ड किए जाते हैं, हमेशा सरफेस से मेजर किए जाते हैं, और n2 जिससे प्रकाश की किरण जा रही है, और n1 जिसमें प्रकाश की किरण जा रही है। तो यहाँ ना हो तो नोट पॉइंट करके आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि d एंड d डैश ऑलवेज measured from surface, always measured from surface। और सेकंड पॉइंट n2 जिससे लाइट रे जाती है, जा रही है या आ रही है, और n1
ये दो पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। हमेशा डी और डी डैश को सतह से मेजर किया जाता है, और N2 जिससे लाइट रे जा रही है, और N1 जिसमें लाइट रे जा रही है। इस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये कंप्लीट चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप पढ़िए, कहीं प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा, फिर देखा जाएगा, ठीक है। अब मेहनत करते रहिए, ओके।